देखो भैया, कक्षा 9वीं हिंदी विषय का रिवीजन टेस्ट है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सही विकल्प और खालिस्तान बता दिया था। अब इस वीडियो में आपको सही जोड़ी बताऊंगा, है ना। मैं अभी हल करते आ रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आते जा रहा हूँ, है ना। बहुत मेहनत लग रही है, मेहनत नहीं लग रही मतलब कि आप लोग को पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पर, है ना। पूरा 9वीं क्लास का पूरा चैनल है, 9वीं क्लास की पूरी पढ़ाई इस चैनल पर आपकी होती है। पढ़ाने से लेकर के पूरा पेपर बताने से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताऊंगा A to Z। प्रश्न ओनली फॉर 9वीं क्लास के लिए, मगर स्पेशल 9वीं क्लास MP बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, ऋषि मुनियों सी। मतलब जो गधा होता है ना, गधा में ऋषि मुनि के जैसे गुण पाए जाते हैं। जैसे ऋषि मुनि शांत स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार गधा भी कैसा होता है, शांत स्वभाव का होता है ना। बहुत मजेदार पाठ है, इसको कभी पढ़ के देखना। 2 बैलों की कहानी है ना, उसमें दिया गया है। वाह। डांडा थोतला की ऊंचाई कितनी है, 16-17 हजार फीट ऊंचाई है। कितनी है, 16-17 हजार फीट ऊंचाई है। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष को देहाती भाषा में पखा पखी कहते हैं। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे सकोरे एक देहाती वर्ड है, अपन बोलते ना जिस हाल कच्चा सकोरा है। कच्चा सकोरा मतलब कि कैसा है, कमजोर है अभी, है ना। जैसे कि तुम लोग कच्चे सकोरे हो, तुम लोग थोड़े कमजोर हो, इसलिए मतलब कि तुमको पेपर बताने की जरूरत पड़ रही है ना। अब लेकिन देखो दोस्तों, अभी तो तुम लोग देख के लिख ले रहे हो, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आप लोग की परीक्षा स्कूल में होगी, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और हम पूरी तैयारी करवाते हैं, हमारी जो पूरी टीम है आपको पूरी तैयारी करवाती है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, भारती शेर 9th, BHARTI भारती शेर 9th। अगला है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह के लिखा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी है। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भया हूं विदेह विदेह विसेखी। में कौन सा अलंकार है, तो माँ 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 माँ, मूर्ति में भी माँ, मधुर में भी माँ, मनोहर में भी माँ। अरे माँ माँ, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चा। कोई 2 महाकाव्य और महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो पहला महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस इसको किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरितमानस महाकाव्य किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखी है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखे, चंद्रवरदाई। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे। अगला, मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है। भैया मिजबान कहानी ये तुम्हारा ब्रिज कोर्स का है ना, ब्रिज कोर्स का टॉपिक है ये। मिजबान कहानी बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। अरे बुंदेलखंडी, एक बुंदेलखंडी गाना भी है ना। अरे ढीमराज जी ने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछली। ये कौन सी भाषा है आपकी, बुंदेलखंडी लोक भाषा है। बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड है ना। मिजबान कहानी में लिखा गया है, बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। अब कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं। कवि रसखान जी का जन्म मुस्लिम समुदाय में हुआ था, लेकिन मुस्लिम समुदाय होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की है। तो कवि रसखान जी जो थे ना, वो गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था, उसका अंश बनना चाहते थे। क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाए थे, है ना, और ब्रज में गोपियों की रक्षा की थी और ग्वालों की रक्षा की थी, तो उस गोवर्धन पर्वत का अंश कौन बनना चाहते, रसखान। इसका उत्तर आएगा, कभी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कभी श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है। मैं आप लोगों को इसको इसलिए समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता भी सकता था, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस पेपर से वार्षिक परीक्षा में, ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा, लेकिन वार्षिक परीक्षा में भी इस पेपर से आपको वार्षिक परीक्षा में 50 से 60 नंबर का आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसी के आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा होगी, है ना। और उसमें आपको बिना देखे लिखना है, इसलिए आपको पेपर याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये वाला पेपर समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पेपर पूरा याद करना पड़ेगा, वार्षिक परीक्षा में इसका आएगा।
अगला होता है निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। कोई आपको मारे पीटे, आप सहन करते जाओ और उसके खिलाफ आप कुछ भी ना बोलो, उसको हम बोलते हैं निरापद सहिष्णुता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। भैया कक्षा 9वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का पार्ट 3 आ गया है ना। मैंने आपको सही जोड़ी सही विकल्प खालिस्तान बता दिया था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है ना। ये देखो, ये प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है, कांजी हाउस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया। तो भैया कांजी हाउस क्या होता है, जहां पर आवारा जानवर, कुत्ते, सड़क में घूमने वाले कुत्ते, ढोर, बच्चा, गधा, बकरी, बैल, जो कोई भी सड़क में घूमता रहता है ना, तो उनके लिए घर बनाया गया है, उसको कांजी हाउस कहते हैं। तो कांजी हाउस में क्या हुआ था भैया कि बहुत सारे जानवर लोग बंधे थे और उनको कोई इंसान चारा पानी ला करके नहीं दे रहा था, बेचारे लोग भूखे प्यासे थे। तो 2 बैल थे, 2 बैल का नाम क्या था, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। उन्होंने कांजी हाउस की दीवार को तोड़ करके सभी पशुओं को वहां से बाहर निकाल दिया था। तो कांजी हाउस वह स्थान है जहां पर आवारा पशु मतलब जो इधर उधर घूमते वाले पशु, आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है ना। उनमें बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने बचाया था। बहुत ही अच्छे बैल थे हीरा और मोती। अरे बहुत मजेदार कहानी है बेटा, पढ़ के देखना, मैं पढ़ाऊंगा तुमको मेरे चैनल पे। हमसे पढ़ोगे ना तभी तो टॉपर बनोगे। अब देखो जे अगला, प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब जो प्यार करने वाला होता है उसको प्यार करने वाला ही मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, और सारा का सारा जहर अमृत हो जाता है। मतलब कि अगर तुम मिठास बांटोगे, अगर तुम क्या बांटोगे, अगर तुम मिठास बांटोगे तो तुमको मिठास ही मिलेगी, है ना। इस काव्यांश में विष और अमृत किसका प्रतीक है, विष और अमृत किसका प्रतीक है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री कबीर जी ने, कबीर जी का दोहा है, प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर तुम दुनिया को चाहोगे, अगर तुम दुनिया से प्रेम करोगे तो बदले में भी तुमको प्रेम ही मिलेगा, कबीर जी ने कहा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री कबीर जी ने बताया कि जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढ लेता है, जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढ लेता है तो मनुष्य के मन में जितने भी विष रूपी बुरी या जितनी भी कुरीतियां होती है वो दूर हो जाती है, और उस मनुष्य के मन में अमृत समान अच्छी आदतें, अच्छे गुण और अच्छी रीतियों के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा ये बोल रहा है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। मतलब कि तुमको जो शब्द है वो आगे पीछे करके दिए गए है ना। जैसे देखो, मेले है मुझे में घूमना लगता अच्छा, जो कोई वाक्य है क्या, नहीं है, इसको आगे पीछे करके जमाना। तो क्या कहा, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है, तो इसका उत्तर जाएगा जमा करके लिखने पे क्रम से जमाना है, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। अगला होता है गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो भैया गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। एक पिंड होगा जे, एक पिंड होगा जे, जो दोनों पिंड में जो बल लगता है पास आने के लिए, 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, कहां पर, पृथ्वी मतलब धरती पर कोई भी वस्तु, पृथ्वी पर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंको, जब अपन जमीन पृथ्वी में कोई वस्तु को ऊपर की ओर से फेंकते वो नीचे आती है ना, क्योंकि धरती घिसती है नीचे को, ऊपर की ओर फेंको तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आ जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा प्रश्न बोल रहा है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करो। पहला बोल रहा है, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार करता है, इसको निषेधात्मक मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रिया के बाद नहीं लगा देते हैं, तो इसको नकारात्मक बनाओ, है ना, मतलब उल्टा बनाना है। तो झूठ बोलने वाले को कोई प्यार करता है, तो उसका नकारात्मक क्या हो जाएगा, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता है। अगला है, माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, आप प्रश्न पूछिए, क्या माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, क्या माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, है ना। और इसका अथवा में क्या था कि पर्यायवाची, तो जल का पर्यायवाची जो पानी होता है उसको नीर भी बोलते और पानी बोलते, बादल को मेघ कहते हैं, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, सूर्य को दिवाकर भी बोलते और सूरज भी बोलते हैं, और हवा को वायु बोलते, पवन बोलते और समीर भी बोलते हैं ना, लिख लेना आप, है ना। कक्षा 9वीं
हिंदी विषय का रिवीजन टेस्ट, इसका चौथा पार्ट है ना, इसका चौथा पार्ट। 3 पार्ट में मैंने आपको रिवीजन टेस्ट के प्रश्न 9 क्वेश्चन मैंने समझा चुका था। अब इसमें हम प्रश्न क्रमांक 10 से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को लिखो। प्रत्यय ऐसे शब्द जो लास्ट में जोड़े जाते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, है ना। दौड़ना में दौड़ में ना जोड़े, आखिरी में जो ना जोड़े है ना तो इसका प्रत्यय क्या जाएगा, ना आ जाएगा। परिचायक अक प्रत्यय, लास्ट में अक जुड़ा है तो यहां पर जाएगा अक प्रत्यय। गरीबी, अरे गरीबी में ई जुड़ गई तो इसमें ई प्रत्यय है। मुखड़ा, गोरे गोरे मुखड़ पे काला काला चश्मा, मुखड़ा में लास्ट में एड़ा जुड़ा है तो यहां पर एड़ा आएगा, ऐसा होता है। अब प्रश्न 11 का अथवा शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। यहां पर आपको इतना सारा शब्द दिया है, उसको क्या बोलेंगे, तो भैया निरंतर चलने वाला, जो निरंतर चलता है ना उसको गतिशील बोलते हैं। निरंतर चलने वाले को गतिशील बोलते हैं। जो पुरुष उत्तम हो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, जो सभी पुरुषों में उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। हाँ। अब प्रश्न क्रमांक 12, वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। ऐसा वाक्य चुनना है जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने कभी यह फिल्म नहीं देखी। आप अपने दोस्त के साथ थिएटर में गए और आपने बोला कि मैंने ये फिल्म कभी नहीं देखी, मतलब कि आज मैंने ये फिल्म पहली बार देखी है। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी है आप ऐसा बोलो, या मैंने ये फिल्म कभी नहीं देखी आप ऐसा बोलो, बात तो बराबर है। अब भैया प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है पता है आपको, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखो। आपको यहाँ पर इतने सारे शब्द दिए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके आपको कहानी लिखना है। आपकी कहानी में काकी भी आना चाहिए, हलवा भी आना चाहिए, हलवा खाएंगे हलवा, व्यंजन भी आना चाहिए, बूढ़ी भी आना चाहिए, कचौरी ऐसी जीभ लपलाई लपलपाई, कचौड़ी भी आना चाहिए, मेहमान आना चाहिए, गांव आना चाहिए, शादी भी आना चाहिए। उत्तर, आज पालमपुर गांव में, गांव आ गया है ना, गांव आ गया, किसी जोड़े की शादी थी। गांव में दूर दूर से मेहमान आए थे। गांव में हमारी काकी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। काकी का हलवा बहुत स्वादिष्ट था। बूढ़ी दादी ने भी स्वादिष्ट कचौरी बनाई थी। हमने शादी का आनंद लिया और शादी हर्ष के साथ संपन्न हुई। आ गए पूरे के पूरे शब्द इस कहानी में, है ना, ऐसा है। अगला प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। आपको त्योहारों का महत्व लिखना है। तो देखो पानी का महत्व क्या होता है, पानी का महत्व है ना, पृथ्वी पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम जहाँ पर धरती में रहते हैं ना, यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह पृथ्वी की सतह के साथ साथ इसके नीचे भी मौजूद है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल निकायों जिसे नदी, तालाब, समुद्र और महासागर शामिल है। यह उच्च समय है जब हमें अपने जीवन में पानी के महत्व और इसे बचाने की आवश्यकता को समझना चाहिए। ऐसे कोई सरल तरीके जिससे हम पानी की बर्बादी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप यह लिख सकते हो, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जल ही जीवन होता है ना। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जीवन इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर पानी होता है। अतः हमें पानी की बचत करनी चाहिए, व्यर्थ पानी को नहीं बहाना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आपके अभी रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा अच्छे से लिखना है। बिल्कुल रिवीजन टेस्ट में आप सभी बच्चों के बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आना चाहिए। और आप बच्चों को 9वीं क्लास में कुछ भी दिक्कत जाती है पढ़ाई में
चाहे आपको रिवीजन टेस्ट के पेपर चाहिए या आपको रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, A to Z पूरा का पूरा फुल नौवीं क्लास का स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए ही खोला हूं, है ना। आपको गणित समझ में नहीं आ रही नौवीं क्लास की, बिल्कुल चिंता मत करो, पूरी गणित में पढ़ाऊंगा। आपको विज्ञान समझ में नहीं आ रही है, चिंता मत करो, पूरी विज्ञान में पढ़ाऊंगा। आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही, सामाजिक विज्ञान नहीं बन रहा है, आपको नौवीं क्लास में अगर इतनी सी भी दिक्कत जा रही है, पूरे के पूरे विषय मैं पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा नौवीं क्लास का मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। देखिए दोस्तों, नौवीं क्लास आपकी पढ़ाई का पहला आधार है। नौवीं क्लास आपकी पढ़ाई का पहला आधार है। नौवीं क्लास में आप जितने अच्छे से पढ़ोगे, देखिए आप जितने अच्छे से नौवीं क्लास में पढ़ोगे, आप जितने अच्छे से नौवीं क्लास में अपनी स्टडी करोगे, आप जितनी जान लगा करके अपनी पूरी तैयारी करोगे, आप जितना दम लगा करके अपनी पढ़ाई करोगे, आपका पढ़ाई में बेस उतना ही स्ट्रोंग बनेगा। और जब अगर एक बार यदि आपने पढ़ाई ढंग से कर ली तो हो सकता है कि आप नाम रोशन कर दोगे, आप नाम रोशन कर दोगे, अपना नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, स्कूल वालों का नाम रोशन करोगे। बस आपको कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना है। नौवीं क्लास बच्चों जीवन का आधार होती है। नौवीं क्लास जिंदगी का क्या होती है? आधार होती है। और एक बात कहना चाहूंगा, नौवीं क्लास में ना 200-300 बच्चे एडमिशन करवाते थे पहले, और पास कितने हो पाते थे? बहुत कम बच्चे पास हो पाते थे। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक हल्की सी आपको चेतावनी भी देना चाहूंगा कि देखो बच्चों, आप लोगों अभी कोरोना वायरस चल रहा था, तो कोरोना वायरस में क्या हुआ, आप लोग की जो परीक्षा है ना ओपन बुक से होने लगी। लेकिन आपकी जो वार्षिक परीक्षा है ना, वार्षिक परीक्षा ओपन बुक से नहीं होगी। वार्षिक परीक्षा आपको स्कूल में बैठ करके लिखना पड़ेगा, और मैं फिर आपको वहां पर इस प्रकार से पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए एक आसान उपाय है। मैं आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूंगा, आप लोगों को पूरी की पूरी नौवीं क्लास समझा दूंगा। एक एक विषय समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ब्लूप्रिंट बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, चुनिंदा क्वेश्चन निकाल के दूंगा। अगर आपने उतने से क्वेश्चन करके तैयार करके चले गए तो नौवीं क्लास में अच्छा आपका रिजल्ट बन जाएगा, आपका अच्छा परसेंटेज भी बन जाएगा, है ना। इसलिए मैं आप लोग के लिए नौवीं क्लास का स्पेशल मटेरियल लेकर के आऊंगा दोस्तों। स्पेशल मटेरियल, ऐसा मटेरियल की जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज समझाऊंगा, बारीकी समझाऊंगा। नौवीं क्लास की कोचिंग दूंगा दोस्तों, और मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पूरी कोचिंग मैं आपको फ्री दूंगा। नौवीं क्लास की पूरी कोचिंग फ्री दूंगा मैं आपको। बस आप कड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको, और अपने सपने को पूरा करना पड़ेगा। आज आप जितनी मेहनत करोगे, कल आपका भविष्य उतना ही उज्जवल रहेगा। आज आप मेहनत कर रहे हो सकता है कि आप में ही से कल कोई कलेक्टर रहे, कल को कोई आईएएस अधिकारी रहे, कल को कोई डॉक्टर रहे, कल को कोई इंजीनियर बने, है ना। आपकी महीने की इनकम कितनी रहेगी? आपकी महीने की इनकम 2 लाख 5 लाख रुपए रहेगी। लेकिन वो चीज कब होगी? जब आप आज पढ़ाई करोगे। इसके लिए आपको आज तपना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आज पूरी लगन लगानी पड़ेगी। यदि आज आप अपनी पूरी दम लगा करके पढ़ाई करते हो। देखिए दोस्तों, 10वीं क्लास में मेरा खुद का 90% है, 12th क्लास में मैथ साइंस सब्जेक्ट है और मेरा 90% है। पिछले 4-5 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक की। आप 9वीं क्लास आपको ढंग से पूरा A to Z पढ़ाऊंगा, फिर 10वीं भी पढ़ाऊंगा, 11वीं पढ़ाऊंगा, 12वीं पढ़ाऊंगा, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगा। A to Z। अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित हो गया है ना। अब मैं आपके लिए समर्पित कर दूं। बस आप कड़ी मेहनत करो, पूरी जान लगा करके करो। जो भी दिक्कत जाए, जहां भी दिक्कत जाए, पूरा मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा आपके लिए, और एक एक चीज समझाऊंगा भी आपको मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, है ना। बस अच्छे से लिखो, अच्छे से मेहनत करो, सही तरीके से आप रिजल्ट लेकर के आओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5 5वें नंबर का पार्ट, है ना। इस पार्ट में देखिए क्या होता है। कक्षा 9वीं रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5 हिंदी विषय कौन सा है? तुम्हारा हिंदी है। हिंदी विषय का रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न 14 तक बता चुका था। अब देखिए अगला प्रश्न 15। प्रश्न 15 यहाँ पर यह बोल रहा है, प्रश्न 15 यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रश्न 15 यहाँ पर यह बोल रहा है, दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच जो बातचीत हो रही है, दो मित्रों के बीच जो संवाद हो रहा है, दो मित्र जो बात कर रहे हैं, उस संवाद को लिखना है। उत्तर, प्रियंका और लीला के बीच बात हो रही है। दो सहेली कौन है? एक सहेली प्रियंका और लीला।
प्रियंका ने बोली, लीला तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रही? लीला ने बोली, नहीं। प्रियंका ने बोली, क्यों? लीला ने बोली, देश में नौकरी की जगह कम है और एक सीट के लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रियंका ने बोली, हाँ वह तो मुझे भी चिंता होती है, क्या ये बेरोजगारी कभी कम होगी? लीला ने बोली शायद नहीं, क्योंकि हर कोई नौकरी चाहता है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या है। ऊपर से नियम भी पहले की तुलना में बदले है ना। आप किसी की भी बात लिख सकते हो, आप और आपके दोस्त जो बात कर रहे हैं वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमने जो लिखा है वो ही लिखोगे, है ना। देखो अगला, प्रियंका ने बोली, तुम आगे क्या करोगी? लीला ने बोली, मैं घर पर ही कोचिंग क्लासेस दूंगी और स्वरोजगार करूंगी। प्रियंका ने बोली, वाह, तब मैं ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस आरंभ करूंगी। कितनी अच्छी है लीला, प्रियंका कितनी अच्छी है ना। अगला प्रश्न 17 ये बोल रहा है भैया कि प्रेमचंद जी अथवा राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, प्रमुख रचनाएं। दूसरा, भाषा एवं शैली। तीसरा, साहित्य में स्थान। है ना। सबसे पहले आपको दो रचनाएं लिखना है, उत्तर डाल करके प्रेमचंद जी की, है ना। तो प्रेमचंद जी की दो रचनाएं, हेडिंग डालना है पहले क्या, रचना। तो पहली रचना हो गई करबला और दूसरी हो गई संग्राम, है ना। मर्यादा, माधुरी, हंस, कोई भी दो रचना उठा करके लिख देना, पहला पॉइंट, है ना। हो गई रचना। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है क्या, भाषा शैली। तो भाषा शैली में क्या लिखोगे? प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, सरल एवं व्यवहारिक है। अब भाषा, पहली हेडिंग डालना भाषा। भाषा में क्या लिखना? पहले प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी क्षेत्र में पदार्पण किया, इसलिए उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी दोष भी आए। प्रेमचंद ने हिंदी में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया। उन्होंने उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की सरल भाषा को अपनाया। कहीं कहीं पर उन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया। मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से आपकी भाषा में चार चांद लग गए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पूरा लिख देना है। उसके बाद प्रेमचंद की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता विषय भाव तथा पात्रों के अनुरूप होना है। मुसलमान, उर्दू, ईसाई, अंग्रेजी शब्दों से युक्त, हिंदू, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली और ग्राम्य शब्दावली युक्त भाषा बोलते हैं, है ना। इस प्रकार आपकी भाषा में हिंदी उर्दू का मनमोहक संयोग मिलता है। प्रेमचंद ने जन साधारण की भाषा में लिखा है, उसमें पूर्णता, प्रांजलता के साथ साथ प्रभाव, माधुर्य और लालित्य विद्यमान है। अगला है तुम्हारा शैली का, है ना। शैली कौन सी थी उनकी? शैली में यहाँ से लिखना पहले, भाषा की तरह उनकी शैली भी विषय अनुकूल बदलती रही है। आपकी शैली निम्नांकित रूपों में देखने के लिए मिलती है। पहला क्या है आपका? वर्णनात्मक शैली। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन करते समय आपने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली में भाषा की चित्रोपमता तथा काव्यात्मकता का गुण पाया जाता है। उनके वर्णनों में सर्वत्र नाटकीय सजीवता के दर्शन होते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा? भावात्मक शैली। कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों की भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेमचंद ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है। उनकी शैली में अलंकारिकता का गुण स्वतः ही आ गया। अगला तीसरा, विवेचनात्मक शैली। निबंध एवं उपन्यास में गंभीर विवेचन के समय प्रेमचंद ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में की गंभीरता तथा चिंतनशीलता के दर्शन होते हैं।
अगला है भैया मनोवैज्ञानिक शैली, 4-3 लिख देना इतने बहुत है। अब लास्ट होता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान ये लिखा है ना, प्रेमचंद भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। अब आपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की विशेषताओं धड़कनों को शब्दों में उभारा। उन्होंने लोक मंगलकारी साहित्य की रचना की। आपका साहित्य वर्ग की दृष्टि से उच्च कोटि का साहित्य है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी समाज का शिक्षार्थ चित्रण मिलता है। ये हो गया है ना। अब आपका अगला है आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर शीर्षक मनुष्य का संघर्षमय जीवन। दूसरा, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर मनुष्य कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा है ये संसार किस आधार पर टिका है। ये संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। जो व्यक्ति काम करते हैं वही व्यक्ति इस संसार को टिकाते हैं ना। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं, है ना। देवता किससे ईर्ष्या करते, देवता मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे मनुष्य जो निरंतर कर्म कर रहे हैं, अपने मार्ग में चल रहे हैं, उन मनुष्यों से देवता क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। प्रश्न 5वां, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है। उत्तर इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य रूपी जीवन है। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 22 का बा। प्रश्न क्रमांक 22 का बा, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए, है ना। पहला क्या है, मेरा प्रिय मित्र। दूसरा, वृक्ष हमारे मित्र। तो दूसरा, वृक्ष हमारे मित्र। रूपरेखा प्रस्तावना, वनों की उपयोगिता। तीसरा, वनों का विनाश, है ना। चौथा, वनों का संरक्षण। 5वां, उपसंहार। इस प्रकार से अब आपका एक निबंध बचा है ना। निबंध बचा है आपका, वो निबंध का मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, है ना। थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, है ना। कक्षा 9वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का लास्ट वीडियो, इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अंतिम वीडियो है जी, है ना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक, इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेरे बहुत सारे बता चुका था मैंने, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 हमारा छूट गया था, 20 छूट गया था हमारा, और 22 हमारा छूट गया था, है ना। तो ये पूरा आज अब पूरा सोल्व हो जाएगा। प्रश्न 18 क्या है आपका, प्रश्न 18 आपका है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको एक पद्यांश दिया है, उसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। प्रसंग, है ना। तो सबसे पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, अर्थ लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर संदर्भ देखेंगे। संदर्भ देखेंगे हम संदर्भ। तो देखिए संदर्भ क्या है इसका, कक्षा 9वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का पार्ट 6, ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन टेस्ट के जो क्वेश्चन छूटे थे हमारे, प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 20 और प्रश्न क्रमांक हमारा 22, है ना, ये पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या बोल रहा है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 18 में आपको एक पद्यांश दिया है, उसकी संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। सबसे पहले आप डालोगे हेडिंग संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखोगे, आपको संदर्भ में ये लिखना है, संदर्भ, ये इसका संदर्भ है ना, ये लिख देना आपको, है ना, संदर्भ, है ना, ये लिख देना आपको संदर्भ, है ना। ये प्रस्तुत साखी पद को हमारी पाठ्य पुस्तक के साखिया एवं शब्द पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कबीर जी है। प्रस्तुत साखिया पद को हमारी पाठ्य पुस्तक के साखिया एवं शब्द से लिया गया है, इसके रचयिता कबीर जी है। ये आपका संदर्भ है ना, ये संदर्भ, ये दिख रहा है, प्रस्तुत पद को हमारी पाठ्य पुस्तक के साखिया एवं शब्द से लिया गया है, इसके रचयिता कबीर है ना। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग आपको क्या आएगा, प्रसंग आपका ये आएगा, प्रसंग, है ना। प्रसंग क्या आएगा आपको, देखो, ऊंचे कुल, ऊंचे कुल वाला आपका, ऊंचे कुल का जनमिया को जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। संदर्भ पूर्व अनुसार, मतलब कि पहले के जैसे आपको संदर्भ यहाँ पर लिखना है। ये प्रस्तुत पद को हमारी पाठ्य पुस्तक साखी एवं शब्द वाले पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कबीर है। अब प्रसंग, प्रसंग क्या बोल रहा है इसमें, इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है, इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से भी क्या लाभ। कई लोग होते हैं कि भैया उनके घर परिवार इतना अच्छा देखने को मिल जाएगा कि वो ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, लेकिन फिर भी सही प्रकार से वो
काम नहीं करते, उनको कर्म बहुत गंदे होते हैं, है ना। तो उनका ऐसे कुल में जन्म लेने से फिर क्या मतलब, क्या लाभ। जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का ही पात्र बनेगा। इसलिए जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इसमें विशेष भी लिख देना, कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सरल सुबोध भाषा, अनुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद शांत रस। अब अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, है ना, 5 नंबर में आता है। इसको नए पेज से लिखना है। कौन से पेज से लिखना है इसको, कभी भी एप्लीकेशन लिखते हो हमेशा नए पेज से लिखना, चाहे वार्षिक परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो ना। शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति मतलब कि फीस माफी के लिए, किसके लिए, फीस माफी के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखने की हमारी फीस माफ कर दो, नए पेज से लिखना है ना। इसका उत्तर आपके लिए मैंने ये लेकर के आया हूँ, शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र ये है। देखो, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ये है ना, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ये कैमरा इसका हल्का सा वो हो गया है ना। देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके घर का काम चलाते हैं, किंतु पिछले 3 माह से वे अस्वस्थ चल रहे हैं। बिना आय के घर की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। यही कारण है कि मैं विद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सका हूँ। अतः पिताजी की हालात में सुधार नहीं है, अतः भविष्य में आर्थिक परेशानी रहेगी। आपसे प्रार्थना है कि मेरी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपका भारी रहूँगा। प्रार्थी, है ना, श्यामवीर। यहाँ पर कक्षा 9 लिख देना आपकी, है ना। ये हो गया आपका शुल्क मुक्ति। अगला क्या है यहाँ पर आपका, अगला है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 ये बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है ना। तो इसमें से तीसरा नंबर विज्ञान के चमत्कार पर हम निबंध लिखेंगे। और विज्ञान के चमत्कार आपको याद भी करना है, क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक है ना, हिंदी विषय में आपको विज्ञान का चमत्कार आता ही है ना। हर साल आता है विज्ञान के चमत्कार। दिखाओ विज्ञान के चमत्कार, है ना, ये विज्ञान के चमत्कार देखो 2016 में या 17 में हर साल आता है विज्ञान के चमत्कार। ये आपका विज्ञान के चमत्कार, देखो विज्ञान का चमत्कार। इसकी फोटो कैसी हो गई है, पकड़ लो इसको पकड़ो, है ना, ये है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो पूरा। तो फोकस बन जा रहा है मोबाइल में थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत कर रहा है। विज्ञान की देन भी लिखना है पूरा, विज्ञान के चमत्कार का भी लिखना है, यातायात का भी लिखना है, कृषि एवं व्यवसाय का भी लिखना है, कारखाने मनोरंजन का भी लिखना है। उसके बाद ये है चिकित्सा का भी लिखना है, फिर सूचना क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का दुरुपयोग एक अभिशाप, ये उपसंहार, इतना लिख देना आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।